सामाजिक एकता के बिना समाज में बड़े परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। जटिल कामों को एकता से सरल बनाया जा सकता है। चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो या कार्यस्थल पर, एकता जरूरी है। हालांकि एकता को हासिल करना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप अलग अलग विचारों के साथ काम कर रहे हों। ध्यान रखें कि असहमति और गलतफहमी समूह की प्रगति को धीमा कर सकती है, इसलिए एकता बनाए रखें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। भारत की ऋण सहायता से तैयार की गई हैं परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का किया उद्घाटन। लद्दाख के विकास पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। कहा, लद्दाख तेजी से दर्ज कर रहा बहुआयामी विकास। गत 4 वर्षों में बजट को 5 गुना बढ़ाए जाने से सामने आया सकारात्मक नतीजा। राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप का करेंगी दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पिछले 1 दशक में महिलाओं को लेकर हुए रचनात्मक बदलाव। नारी शक्ति वंदन विधेयक नारी सशक्तिकरण में साबित होगा मील का पत्थर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एशियाई पैरा खिलाड़ियों के साथ संवाद आज। एशियाई पैरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देंगे बधाई। भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए करेंगे प्रेरित। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये 3 परियोजनाएं हैं: अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392 करोड़ 52 लाख रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। दूसरी, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। ये परियोजना मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई द्वितीय में शामिल है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। $1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के अंतर्गत मैत्री सुपर थर्मल बिजली परियोजना बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये परियोजना बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है। ये भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50-50% भागीदारी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की पहली इकाई का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था और दूसरी इकाई का उद्घाटन आज किया जाएगा। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया। देश के युवाओं को देश के विकास की उड़ान से जोड़ने और पहले से ज्यादा बड़ी भूमिका देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। इसके साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए एक और बड़े अभियान की शुरुआत हुई। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भारत के युवाओं की खासियत है कि अगर उनको एक बार मौका मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है तो उसके पीछे युवाओं की भूमिका बेहद खास रही है। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। भारत के डिजिटल कार्यक्रम की ताकत को आज पूरी दुनिया जान रही है, मान रही है। राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। नया भारत, नया संकल्प, नई सोच और नई राह, यही है हमारे देश के युवाओं की पहचान। युवा नया जोश देते हैं, नया रचते हैं, नया गढ़ते हैं देश के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव में पूरे देश में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान उत्साहपूर्ण जन भागीदारी देखी गई। आइए देखते हैं भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत का जश्न मनाने वाले लगभग 2.5 साल लंबे महोत्सव की यात्रा पर एक विशेष रिपोर्ट।
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू हुआ भारत के गौरवशाली इतिहास का उत्सव, स्वाधीनता संग्राम का उत्सव, संस्कृति के स्वाभिमान और राष्ट्र की उपलब्धियों का महापर्व, आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे यहाँ वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। इस अद्भुत आयोजन के अंतर्गत 2 वर्षों में देश विदेश में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम किए गए, जिनमें जन भागीदारी अविस्मरणीय रही। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और निजी संगठनों ने एकजुट प्रयास किए और अमृत महोत्सव की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। राष्ट्रगान अभियान के अंतर्गत करोड़ों जन गण मन की गूंज एकजुट होकर देश की ताकत बनी। हर भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लेकर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोगों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया। आजादी के बाद पहली बार सभी देशवासियों ने मिलकर देश प्रेम का ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अमृत महोत्सव के दौरान हमने स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से लोगों ने देश के आदि शौर्य को भी सम्मान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव ने लोगों में अनेकता में एकता का एहसास जगाया और राष्ट्रीय एकता की नींव और मजबूत की। अमृत महोत्सव ने संस्कृति को एक महामंच दिया, जहां कलांजलि द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक भी हुए। वितास्ता के माध्यम से कश्मीर घर घर पहुंचा। काशी उत्सव जैसे साहित्यिक सम्मेलन भी किए और प्राचीन भारतीय ज्ञान गंगा की धारा भी बहने लगी। इसी कड़ी में किला और कहानियां और वंडर केव्स अभियानों ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परचम लहराया। देश में हर घर ध्यान लगाया गया। हमारे गांव हमारी धरोहर बने। अमृत कलश यात्रा जैसे सफल आयोजन के साथ मेरी माटी मेरा देश की महान सोच सबके हृदय में घर कर गई। देश की युवा शक्ति ने भी बढ़े चलो का संदेश अपनाते हुए इस महापर्व में असीम उत्साह दिखाया। आजादी के इस अमृत महोत्सव ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र की तरह साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर भारतवासी ने किया पंच प्राण निभाने का वादा। आजादी का अमृत महोत्सव व पंच प्राण की गूंज 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर सभी धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया। मेरा युवा भारत पोर्टल mybharat.gov.in युवाओं की कल्पनाशीलता और दृढ़ता के साथ भारत की महानता की यात्रा को सशक्त बनाने की एक दूरदर्शी पहल है। युवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के हर पहलू से जुड़ने और प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये उनके सपनों के राष्ट्र को आकार देने की, उनकी आकांक्षा को पूरा करने का एक मार्ग है। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047, यानी विकसित भारत का संकल्प, जिसे पूरा करने के लिए देश के सभी युवाओं को आपस में जोड़ने की जरूरत थी। युवा देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों, उनकी आकांक्षा आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने की है, और उन्हें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मौकों की आवश्यकता है। युवाओं को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वे एक दूसरे से और अनुभवी लोगों से जुड़ सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा भाग ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में जिसमें उनकी रुचि हो, जिसके द्वारा उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वे खुद अपने पसंद के विषय में प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे निर्माण हो सकता है एक विलक्षण युवा नेटवर्क का। इस सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया है mybharat.gov.in पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें होगा तेज तर्रार दुनिया का सबसे तेज संचार, नए डिजिटल टूल और अत्याधुनिक तकनीक। माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ देश भर के जिलों में जमीनी तंत्र से भी जुड़ा होगा, यानी कि भारत के युवाओं को दोनों ही माध्यमों से फायदा होगा। मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। ये भारत की जोशीली युवा आबादी को जोड़ सकता है, उनके सामर्थ्य को निखार सकता है। युवाओं में होगा नेतृत्व विकास, तो एक दूसरे से सीधे संपर्क स्थापित कर तकनीकी शिक्षण, नेतृत्व कौशल, स्थानीय व्यवसाय और अनुभव में होगी प्रगति। जहां होगी सरकार, उद्योग और स्थानीय निकाय के साथ निरंतर भागीदारी। सरकार और जनता के बीच हो सीधा संपर्क, एक बेहतर दो तरफा संचार का माध्यम। यही तो है एक विकसित भारत की परिकल्पना, जिसे साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को लेह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख तेजी से बहुआयामी विकास दर्ज कर रहा है। उन्होंने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए लद्दाख के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लेह और कारगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है और लद्दाख के विकास, खासकर युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख के लिए बजट प्रावधानों को 5 गुना बढ़ाया गया है। ये लद्दाख के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 वर्षों के दौरान लद्दाख के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट के प्रावधान में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। ये लद्दाख के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बचाते हुए और यहाँ के लोगों की अलग पहचान को बनाए रखते हुए लद्दाख का विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है। लद्दाख की कनेक्टिविटी को
पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अनेक नई पॉलिसीज लागू की गई है। इन सब के परिणाम स्वरूप लद्दाख की आर्थिक प्रगति, विशेषकर पर्यटन के विकास को गति मिल रही है। लेकिन साथ ही लद्दाख को स्वच्छ रखना भी हम सब की प्राथमिकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रपति आज सियाचिन बेस कैंप जाएंगी और सैनिकों से मुलाकात करेंगी। अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्राओं से कहा कि 21 सितंबर 2023 का दिन हमें याद रखना होगा, जब देश की संसद ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल पास किया। उपराष्ट्रपति ने भारत को लॉ ऑफ द लैंड करार देते हुए कहा कि भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में महिलाओं को लेकर काफी रचनात्मक बदलाव देखने को मिला है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो। ये सभी योजनाएं महिलाओं को फायदा पहुंचा रही हैं। महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल एक दिवसीय दौरे पर संसद भवन भ्रमण पर था। इस दौरान छात्राओं ने संसद भवन और संविधान सदन का भ्रमण किया। सरकार ने एप्पल कंपनी द्वारा विपक्षी नेताओं को उनके आईफोन मोबाइल में राज्य प्रायोजित हमले की चेतावनी की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ आलोचकों को हर मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने की आदत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एप्पल को कथित राज्य प्रायोजित हमलों पर वास्तविक और सटीक जानकारी के साथ जांच में शामिल होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एप्पल द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि एप्पल कंपनी का कहना है कि ये चेतावनी उन सूचनाओं पर आधारित हो सकती है जो अधूरी या अपूर्ण है। कंपनी की खतरे की सूचनाएं गलत जानकारी है या कुछ हमलों का पता नहीं लगा पाती हैं। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है। कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई पैरा खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य की प्रतियोगिताएं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में एथलीट, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकारी भाग लेंगे।
भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब बात करते हैं विश्व कप 2023 की। मंगलवार को विश्व कप 2023 का 31वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इस विश्व कप में ये पाकिस्तान की तीसरी जीत है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवर और 1 बॉल में ऑल आउट होकर 204 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में 205 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 32 ओवर और 3 बॉल में 3 विकेट खोकर इस मुकाबले को जीत लिया। पाकिस्तान की ओर से फखर जमान ने शानदार 81 रन बनाए। मैच में जीत दिलाने के लिए फखर जमान की 81 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही पाकिस्तान 6 अंकों के साथ इस विश्व कप में अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गया है। आज विश्व कप का 32वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में 2 बजे से खेला जाएगा। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 1 नवंबर साल 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 को भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इसमें महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। पिछले लगभग 2.5 वर्ष से चल रहा अमृत महोत्सव राजधानी दिल्ली में संपन्न हो गया। समापन समारोह में जाने माने गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति से सबको सम्मोहित कर दिया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कैलाश खेर की इस प्रस्तुति के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग आइए। जयकार, जय जयकार, पूरा विजन जो गूंजे। आ गई मुझे आवाज, आपने सही गाया। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं,
से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर